हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको हम हेलोएरिन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे। पिछले पॉड में आपने हेलोएरिन्स बनाने की विधि प्रिपरेशंस और सी एक्स औबंध की प्रकृति नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड अरेंजमेंट पढ़ चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हम बता चुके हैं आपको। आज हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए, आपको ये तो मालूम हो गया कि जो हेलोएरिन्स होते हैं वो हेलो एल्केन्स की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। इसका रीजन सी एक्स बॉन्ड का नेचर है, क्योंकि इसमें सी आपने देखा कि sp2 हाइब्रिडेशन होता है, जिससे Cl एटम अधिक क्लोज्ड होता है। और दूसरा मेसोमेरी इफेक्ट भी हमने बताया था, आपको मालूम हो चुका है। तो इनकी जो क्रियाशीलता है वो ऑलरेडी हेलो एल्केन की तुलना में कम है। फिर भी यहां पर एक चीज और ध्यान में रखना है आपको कि यदि बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह यदि उपस्थित हो अर्थो या पैरा स्थान पे, तो क्रियाएं मतलब इसके Cl की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, जिससे इसमें चाहे वो OH ग्रुप हो या साइनाइड ग्रुप हो, साइनो ग्रुप हो, मतलब रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रोफिलिक या प्रतिस्थापन क्रिया न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया बड़ी इजी तरीके से हो जाती है। मतलब क्लोरीन परमाणु OH समूह द्वारा, Cl समूह द्वारा या NH2 समूह द्वारा इजिली हो जाता है। बट यदि केवल हेलोजन परमाणु है, कोई एट्रैक्टिव समूह उपस्थित नहीं है रिंग में, तो यही क्रियाएं होती तो हैं लेकिन थोड़ा सा कठिन परिस्थितियों में होती है। उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए और कैटालाइट्स तो निश्चित है। तो इस तरह से हम आपको सबसे पहले यहां पर बताएंगे जो कठिन परिस्थितियों में रिएक्शंस होते हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, उनके बारे में। सबसे पहले यहां पर OH समूह द्वारा Cl समूह का रिप्लेसमेंट। अब यहां पर देखिए, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन एटम बाय OH ग्रुप। OH समूह के द्वारा हेलोजन का प्रतिस्थापन। यहां पर यदि क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन में से कोई भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए हमने लिया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को यदि NaOH एक्वस जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ उच्च दाब यानी हाई प्रेशर और लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया जाए, तो OH समूह द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेस हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है और फिनॉल प्राप्त होता है। ये OH प्लस NaCl, ये फिनॉल है। इस तरह से उच्च दाब और उच्च ताप पर यहां पर कह सकते हैं, पर Cl का रिप्लेस हो रहा है, चूंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह नहीं है। अतः अब यहां पर देखें, NH2 ग्रुप द्वारा सब्स्टिट्यूशन। NH2 ग्रुप यदि क्लोरोबेंजीन को, यहां पर आप ध्यान दें, यदि क्लोरोबेंजीन को जलीय अमोनिया NH3 के साथ क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में उच्च दाब और लगभग 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया जाए, तो Cl समूह NH2 समूह के द्वारा रिप्लेस हो जाता है और
एमिनो कंपाउंड से प्राप्त होता है। यहां पर NH2 प्लस 2HCl, ये एमिनो बेंजीन जिसको आप एनिलीन के नाम से जानते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर में आता है चेन समूह द्वारा, चेन ग्रुप द्वारा Cl परमाणु का रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन। जब क्लोरोबेंजीन को क्यूप्रिक यानी कॉपर साइनाइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया जाता है, तब फेनिल साइनाइड प्राप्त होता है, यानी साइनो समूह प्राप्त हो जाता है। साइनो समूह के द्वारा Cl का रिप्लेस हो जाता है और साइनोबेंजीन या फेनिल साइनाइड उसको आप बोल सकते हैं प्राप्त होता है। रिएक्शन आप देख लें, Cl प्लस CuCN, यहां पर पिरिडीन डीन की उपस्थिति में लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यह अभिक्रिया होगी और Cn प्लस CuCl, ये फेनिल साइनाइड है। इस तरह से क्लोरोबेंजीन की ये जो 3 प्रमुख क्रियाएं हैं यहां पर, जिसमें अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह उपस्थित नहीं था। यदि आपने देखा कि ये सभी रिएक्शंस, रिप्लेसमेंट तो होता है, प्रतिस्थापन की क्रिया तो होती है, लेकिन कुछ कठिन परिस्थितियों में होती है। बट यदि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह अर्थो या पैरा स्थान पे उपस्थित हो तो यही क्रियाएं बहुत इजी और सामान्य वे पर हो जाती हैं, मतलब सामान्य परिस्थितियों में भी संपन्न हो जाती हैं, जैसा कि यहां पर आप देखेंगे। अब यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये क्लोरोबेंजीन है, इसमें अर्थो या पैरा स्थान पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह उपस्थित है। उस परिस्थिति में यहां पर NO2 समूह हो या पैरा पोजीशन पे भी NO2 समूह हो सकता है। अर्थो या पैरा पोजीशन पे यदि ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह चाहे NO2 हो या Cn हो या COOH हो, ऐसे कोई भी ग्रुप्स यहां पर मौजूद होंगे, तब उस परिस्थिति में ये हैलोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। जैसे अब यदि अर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये अर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है। इनकी क्रियाएं यदि हम एल्कोहली के OH के साथ करवाएं, यहां पर एल्कोहली के OH है या यहां पर ALK आप लिख सकते हैं, ALC एल्कोहली के OH है, इसकी क्रिया करवाएं तो बड़े आराम से यही क्रिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हो जाएगी और नाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो जाएगा। यहां ये OH, यहां NO2 प्लस KCl। अब देखिए यहां पर यदि यही पैरा स्थान पे है तब भी वही क्रिया होगी, सेम टू सेम
क्रिया हो जाती है। मतलब इसमें यदि आप KOH का इक्वस जलीय विलयन भी ले लें, क्रिया सेम वही 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हो जाएगी और बड़े इजिली यहां पर नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल OH समूह के द्वारा Cl का रिप्लेसमेंट हो जाता है। NO2 प्लस KCl। इसी प्रकार से NH2 समूह के द्वारा भी Cl का रिप्लेसमेंट हो जाता है, चाहे NO2 समूह ऑर्थो पोजीशन पे हो या पैरा पोजीशन पे हो, कहीं भी दोनों ही परिस्थितियों में बहुत आसानी से क्रिया हो जाती है। टोमालिकोस ये क्रिया लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही संपन्न हो जाती है। इसमें आप एथेनॉल C2H5OH की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे, क्रिया बड़े आराम से हो जाएगी और एमिनो समूह के द्वारा Cl का रिप्लेसमेंट हो जाएगा प्लस 2HCl। इस तरह से आपने देखा कि यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बेंजीन रिंग के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे उपस्थित है तो सभी क्रियाएं जो कठिन परिस्थितियों में हो रही थी वो इजी वे पे इजी तरीके से संपन्न हो जाती हैं। इसको बोलते हैं Cl का सक्रियण प्रभाव। अब यहां पर जो सेकंड रिएक्शन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेकंड रिएक्शन इसमें आपको ध्यान में रखना है, चूंकि ये परीक्षा के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। इसमें रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन। दो रिएक्शन आपको यहां पर ध्यान में रखना है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखिए यहां पर थोड़ा सा हम क्लियर कर दें आपको। आपने हेलो एल्केन में वुड्स रिएक्शन पढ़ा है जिसमें आपने देखा कि सोडियम धातु की सीधी क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाने पर उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सेम वही क्रिया यहां पर है। हमने वहां पर हेलो एल्केन्स लिया था या एल्किल हैलाइड लिया था, यहां पर एरिल हैलाइड लेंगे। अब ध्यान क्या रखना है, आपने शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ जब एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाया तो उच्चतर एल्केन प्राप्त हुए। उसमें आपको एक चीज और भी प्राप्त हुई थी कि सभी परिस्थितियों में यदि वुड्स रिएक्शन आप करवा रहे हैं तो उसमें सम संख्या वाले एल्केन्स प्राप्त होते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है सभी वही परिस्थितियां हैं, मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करवाने पर यदि आपने एक अणु एरिल हैलाइड जैसे C6H5Cl एक एरिल हैलाइड लिया हुआ है प्लस 2Na प्लस एक दूसरा पार्ट एल्किल हैलाइड का होगा Cl
CH3 मान लीजिए हमने लिया हुआ है, यहां पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया हो रही है। यहां पर C6H5CH3 मतलब टाइलिन प्राप्त हो रहा है प्लस 2NaCl। ये इसको बोलते हैं वुड्स फीटिंग रिएक्शन। आप यहां पर ध्यान दें, यदि यही क्रिया सेम टू सेम शुष्क ईथर भी रहेगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया होगी। सोडियम धातु का होना जरूरी है, सोडियम धातु निश्चित है, बट यहां पर जो रिएक्टेंट होंगे दोनों ही एरिल हैलाइड हम लें तो उसे हम फिटिंग रिएक्शन कहते हैं, वो केवल फिटिंग रिएक्शन कहलाएगा। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, आप दोनों एरिल हैलाइड लेंगे C6H5Cl प्लस 2Na प्लस Cl C6H5 सभी वही परिस्थितियां, मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया होगी और यहां पर ये NaCl निकल जाएगा, C6H5 बॉन्ड C6H5 प्लस 2NaCl मतलब ये डाइफेनिल प्राप्त हो रहा है। यहां पर टॉलुइन प्राप्त हो गया। तो वुड्स फीटिंग रिएक्शन में क्रिया करवाने पर टॉलुइन प्राप्त हो रहा है, मतलब एल्किल एरिल ग्रुप ऐड हो रहे हैं। यदि आपने वुड्स रिएक्शन करवाया है, तीनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। वुड्स रिएक्शन में उच्चतर एल्केन प्राप्त होंगे, दोनों ही एल्किल ग्रुप एक साथ क्लोज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं और उच्चतर एल्केन प्राप्त होता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में वो भी क्रिया होती है, सोडियम धातु के साथ ही क्रिया होती है। यदि एक एरिल ग्रुप है, एक एल्किल हैलाइड है, तो यदि एरिल और एल्किल हैलाइड उसी परिस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करवाया जाए तो एरिल एल्किल ग्रुप ऐड होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि टॉलुइन प्राप्त हुआ, आपने लिया C6 यानी फेनिल क्लोराइड है और यहां पर मेथिल क्लोराइड है, तो मेथिल और फेनिल ग्रुप एक साथ इंक्लूड हो जाते हैं और टॉलुइन आपको प्राप्त हो गया। यदि फिटिंग रिएक्शन है तो फिटिंग रिएक्शन में दोनों ही एरिल हैलाइड होंगे, सभी वही परिस्थिति होंगी, सोडियम धातु होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा और यह डाइफेनिल जैसा कि आपको यहां प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से आपको यहां पर कंफर्म करना है, मतलब एक रिएक्शन आपको कोई ना कोई आ सकता है, बोर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, बोर्ड्स रिएक्शन, बोर्ड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन, इन तीनों में यही डिफरेंट है। उल्मान सिंथेसिस, उल्मान रिएक्शंस, ये 1903 में दिया गया था सबसे पहले। इसमें डाइफेनिल बनता है। जब आयोडोबेंजीन को यहां पर लिया जाता है, जब आयोडोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ एक बंद नली के अंदर 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म किया जाता है, तब डाइफेनिल बनता है। इसे उल्मान रिएक्शन कहते हैं। आप रिएक्शन देखें, C6H5I प्लस CO प्लस I C6H5 यहां पर बंद नली 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया हो रही है। C6H5 बॉन्ड C6H5 ये डाइफेनिल प्लस 2CuI
बैलेंस कर लें। इस तरह से ये डाइफेनिल प्राप्त होता है। इसे ओलमान रिएक्शन कहते हैं। आगे आपको देखना है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चौथे नंबर में है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसी भी एरियल हैलाइड को, ध्यान में रखना है यहां पर थोड़ा सा, किसी भी एरियल हैलाइड, चाहे वो क्लोरोबेंजीन हो, चाहे वो ब्रोमोबेंजीन हो, चाहे वो एडोबेंजीन हो, यदि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एरियल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। यहां पर मोस्टली ब्रोमोबेंजीन यानी C6H5Br एवं C6H5I, इनको मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करवाने पर इजली, बहुत ही सरलता के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन जाता है। शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में सभी क्रिया होंगी। C6H5MgBr या C6H5MgI। एरिल मैग्नीशियम हैलाइड, जैसे यहां पर फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड है, इन्हें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। लेकिन यदि आपने क्लोरोबेंजीन लिया हुआ है तो उसके लिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन आपको लेना पड़ेगा, क्रिया हो जाती है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में इसको लेना पड़ेगा। शुष्क ईथर भी रहेगा, सॉरी शुष्क ईथर नहीं रहेगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में क्रिया होगी। C6H5Cl प्लस Mg इक्वल टू C6H5MgCl। ये भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो यहां पर ये यदि आपने ब्रोमो और आयोडोबेंजीन लिया हुआ है तो ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया हो जाती है और सरलता से ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ब्रोमो और आयोडो, एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एरिल मैग्नीशियम आयोडाइड, मतलब फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड बड़ी सरलता से हो जाते हैं। बट आपको यदि फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना होगा तो उसके लिए THF का लेना आवश्यक होता है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में ही ये क्रिया होती है, मतलब ये थोड़ा सा कठिन परिस्थिति में होती है। अब यहां पर जो नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें आपको ध्यान रखना है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना भी है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खास तौर पे आता है। इसमें नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण या फ्रीडल कॉम्प्लेक्शन या एसिलीकरण, ये सभी क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें चूंकि क्लोरीन जो एटम होता है, क्लोरीन परमाणु का अर्थो और पैरादैशिक इफेक्ट होता है। अर्थो और पैरादैशिक इफेक्ट या प्रभाव होने के कारण जो भी डेरिवेटिव बनेगा या प्रतिस्थापी उत्पाद बनेगा वो या तो अर्थो या पैरा प्रोडक्ट होगा। ठीक है ना।
अब यहाँ पर हम एक एक करके ले लें। जैसे मान लीजिए हमने लिया नाइट्रेशन या नाइट्रोजनेशन भी बोल सकते हैं, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। नाइट्रेशन में सांद्र HNO3 नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों ही कंसंट्रेट पोजीशन में रहेंगे। ध्यान में रखना है एक चीज यहां पर कि यदि आप नाइट्रीकरण करवा रहे हैं, नाइट्रेशन करवा रहे हैं, तो उसमें नाइट्रिक एसिड की अधिकतम मैक्सिमम क्वांटिटी होगी, मैक्सिमम मात्रा होगी, और जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा उसकी सूक्ष्म मात्रा 2 या 4 बूंद, सूक्ष्म मात्रा वो केवल मीडिएटर का काम करेगा, माध्यम का काम करेगा, मीडियम रहेगा सिर्फ, और नाइट्रीकरण क्रिया हो जाएगी। क्लोरोबेंजीन प्लस HNO3, यहां पर कंसंट्रेट पोजीशन में दोनों ही रहेंगे। H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होगी। इसकी बहुत ही मिनिमम मात्रा यानी सूक्ष्म मात्रा के साथ उपस्थित होगा, केवल ये मीडियम का काम करेगा। और यहां पर या तो ऑर्थो प्रोडक्ट NO2 प्लस, यहां से NO2 निकला, एक को H, एक यहां से रिप्लेस होगा, मतलब H2O निकल गया, अथवा पैरा पोजीशन पे यहां पर या तो ऑर्थो प्रोडक्ट, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन या पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि क्लोरीन परमाणु का ऑर्थो या पैरादैशिक इफेक्ट होता है। इसीलिए ये सभी क्रियाएं, जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, उसमें या तो ऑर्थो प्रोडक्ट प्राप्त होगा या पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अब इसी के स्थान पे जैसे मान लीजिए हमने सल्फोनिजेशन लिया, सल्फोनीकरण की क्रिया यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया हमने करवाया। सल्फोनीकरण क्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल की मैक्सिमम मात्रा होगी, मैक्सिमम क्वांटिटी होगी, और यहां पर मीडियम के रूप में आप कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की सूक्ष्म मात्रा ले लेंगे तो सल्फोनीकरण क्रिया होगी। अथवा यदि आपको नाइट्रिक एसिड नहीं लेना है तो फिर आपको SO3 लेना पड़ेगा। जैसे यहां पर देख लें, ये Cl प्लस H2SO4, अब इसकी मैक्सिमम मात्रा है, ये सभी कंसंट्रेट हैं, और कंसंट्रेट HNO3 मीडियम का काम करेगा। यदि आप इसको नहीं लें तो फिर आपको SO3 लेना पड़ेगा। इसी की उपस्थिति में यह क्रिया होगी, या तो ऑर्थो SO3H प्लस H2 या पैरा SO3H। ऑर्थो क्लोरोबेंजीन का सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा या पैरा। अब यदि यहां पर आपने हैलोजनीकरण करवाया तो हैलोजनीकरण की क्रिया में भी ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। थर्ड नंबर में क्लोरोबेंजीन प्लस, मान लीजिए आपने Cl2 ही लिया हुआ है, यहां पर आपको माध्यम के रूप में आप उसको उत्प्रेरक भी कह सकते हैं, FeCl3 फेरिक क्लोराइड
आपको डालना पड़ेगा। यदि फेरिक क्लोराइड नहीं है तो बहुत सूक्ष्म मात्रा में आयरन चूर्ण भी आप डाल सकते हैं। मोस्टली FeCl3 या Fe ये हैलोजन वाहक कहलाते हैं, इसलिए इनकी उपस्थिति में क्रिया होगी और प्रोडक्ट वही प्राप्त होंगे, अर्थो या पैरा, या तो अर्थो या पैरा, या दोनों का मिश्रण भी प्राप्त हो सकता है। ये अर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, अर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में से कोई भी, या तो अर्थो डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, या दोनों का मिक्सचर भी प्राप्त हो सकता है। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए आपने फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन करवाया, एसिटिलीकरण प्लस CH3Cl, यहां पर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया होगी। और CH3 या पैरा पोजीशन पे CH3 में से कोई भी प्राप्त हो सकता है। अर्थो या पैरा प्रोडक्ट, दो में से एक कोई भी, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्रीडल का रिएक्शन है। इसमें दो ही पोजीशन, मतलब सभी में अर्थो या पैरा प्रोडक्ट ही प्राप्त होते हैं किसी भी परिस्थिति में। जैसे यहां पर देख लिया आपने, तो ये अर्थो क्लोरो टॉल्यूइन है, ये पैरा क्लोरो टॉल्यूइन। अब यहां पर अगला जो आता है एसिलीकरण, एसिलीकरण की क्रिया। एसिलीकरण क्रिया ही भी सेम इसी तरह से क्रिया होती है। इसमें किसी भी एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, निर्जल AlCl3 सेम टू सेम रहेगा और एसिटिल ग्रुप ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहां पर आप देखें, ये Cl प्लस CH3COCl, यहां वही परिस्थितियां, एनहाइड्रस यानी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया हो रही है। यहां से Cl ग्रुप कट जाएगा और CH3CO ग्रुप या तो अर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। Cl CO CH3 अथवा Cl CO CH3, शेष माइनस HCl अलग हो जाते हैं। इस तरह से आपने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आपने देखा कि यहां पर जो प्रतिस्थापन होता है अर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है। यहां पर आपने देखा कि यदि एसिटिल ग्रुप है तो यहां पर अर्थो क्लोरोएस्टोफिनॉल, अर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉल या पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉल प्राप्त होते हैं।
इस तरह से ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। अगले जो पॉइंट हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे।